एफिशिएंसी के बारे में, है ना, क्वांटम एफिशिएंसी के बारे में, और इसके ऊपर एक बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी हमने देखा था। और इस न्यूमेरिकल में हमने देखा था कि अगर मुझे कितने फोटॉन्स पता गिवन है, ये पता है ना, और कितने उससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं वो पता है, तो ऑटोमेटिकली आई कैन कैलकुलेट दी एफिशिएंसी। तो सिंपली मैं फोटॉन्स, ये डिनोमिनेटर में है नंबर ऑफ फोटॉन्स, इंसिडेंट एब्जॉर्ब फोटॉन्स, और कितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं ये मेरा न्यूमरेटर में है। तो एफिशिएंसी आई कैन कैलकुलेट बाय सिंपली डिवाइडिंग दीज टू पैरामीटर्स, है ना। ये हम ऑलरेडी कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। तो इसी के कंटिन्यूशन में अगर मैं देखूं तो प्रैक्टिकली लगभग जो हम अगर यूजुअली देखें तो एक अगर फोटोन आते हैं, 100 फोटॉन्स अगर आ रहे हैं किसी प्रैक्टिकल फोटो डायोड के ऊपर, तो उसमें से लगभग 30 से लेकर के 95 तक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं। दैट मीन्स वी कैन से कि अप्रॉक्सीमेटली 30 से लेकर के 95% तक इसकी क्वांटम एफिशिएंसी होगी किसी एक पर्टिकुलर फोटो डायोड की। नाउ अगर मैं हाई क्वांटम एफिशिएंसी अचीव करना चाहता हूं तो मेरी एक सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट जो ये है वो ये होगी कि मैं जितनी ज़्यादा बड़ी डिप्लीशन लेयर रखूँगा उतनी ही ज़्यादा मेरी क्वांटम एफिशिएंसी होगी। क्योंकि सीधे सीधे मुझे ये पता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर मेरे को इंक्रीज़ करने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स मेरे को इंक्रीज़ करने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स इंक्रीज तब होंगे जब मैं उस डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ाऊंगा। डिप्लीशन लेयर के अंदर ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, है ना। तो जो मेरा पी और एन या पी आई और एन वाला जो भी पोर्शन है, जो भी आप डायोड कंसिडर कर रहे हो, उसकी जो डिप्लीशन लेयर है, दैट डिप्लीशन लेयर मस्ट बी थिक इनफ जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इंसिडेंट जो हो रही है वो एब्जॉर्ब हो पाए, और उसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर बीइंग जनरेटेड, ठीक है, या कैन बी जनरेटेड। तो उसकी वजह से ही मेरी क्वांटम एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकता हूं मैं। नाउ अगर मैं थिक डिप्लीशन लेयर लेता हूं तो उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आती है कि जो फोटो जनरेटेड कैरियर्स हैं यानी इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स हैं, उनको रिवर्स बायस जंक्शन में ड्रिफ्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, या थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है कैरी करने में। और डिप्लीशन विड्थ डिप्लीशन विड्थ क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वो भी ज़्यादा होगा। तो हो सकता है कि अगर मैं डिप्लीशन लेयर ज़्यादा रखूं तो ऐसे केस में मेरा डिवाइस का रिस्पॉन्स टाइम कंपैरेटिवली कम हो जाए। रिवर्स बायस में जो पोटेंशियल या जो फील्ड है उस मटेरियल के अंदर जहाँ पर मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मूव करेंगे डिप्लीशन लेयर में, वो मेरा बेसिकली एक्स्ट्रा टाइम लगेगा मेरे को ज़्यादा डिस्टेंस को क्रॉस करने में। लेकिन कैरियर ड्रिफ्ट पैरामीटर जो है, कैरियर ड्रिफ्ट टाइम जो है, वो डिफाइन करता है उसकी स्पीड को, है ना। ये मैंने अभी आपको बताया कि जितना टाइम लगेगा उतनी उसकी स्पीड स्लो होगी। तो मुझे एक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि अगर मैं अपने डिवाइस की एफिशिएंसी बढ़ाना चाहता हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे उसकी रिस्पॉन्स की स्पीड यानी कितनी स्लो या फास्ट रिस्पॉन्स कर रहा है उसकी स्पीड को कम करना पड़ेगा। या फिर अगर मैं एफिशिएंसी कम करना चाहता हूँ, दैट मीन्स नाउ आई कैन इंक्रीज द रिस्पॉन्स, आई कैन डिक्रीज द रिस्पॉन्स टाइम, मतलब मैं उसकी रिस्पॉन्स स्पीड बढ़ा सकता हूँ। तो इन दोनों के बीच में एक ट्रेड ऑफ है जो मुझे मेंटेन करना पड़ेगा कि मैं अपने डिवाइस जो बनाना चाहता हूँ उसमें क्वांटम एफिशिएंसी इंक्रीज करना चाहता हूँ या उसका रिस्पॉन्स स्पीड, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि मैं किस पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए, किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए मैं अपने डिवाइस को फैब्रिकेट कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस ऑफ अ फोटो डायोड इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स रिस्पॉन्सिविटी। तो ये रिस्पॉन्स टाइम को हम रिस्पॉन्सिविटी से कैलकुलेट करेंगे, और उसको मैंने इस फॉर्मूले से डिनोट करा है। दिस आर इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द this R, that is responsivity, that is also associated with the quantum efficiency, ठीक है। तो मैं उसको डिनोट कर रहा हूँ, that is the total photo current, that is IP over the input photonic power, है ना। IP और PIN का रेशियो अगर मैं निकालता हूँ तो वो मेरी रेस्पॉन्सिविटी आती है। नाउ ईटा इंटू क्यू डिवाइड बाई एच इंटू वी, ठीक है। ईटा इंटू क्यू क्या है मेरी, ये मेरा है करंट, फोटो करंट, है ना। उसकी एफिशिएंसी कितनी है पर यूनिट चार्ज के हिसाब से, और एच वी मतलब मेरी इनपुट जो फोटोन की पावर है वो कैसे निकालते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू द बैंड गैप एनर्जी, ठीक है। तो वहाँ से हम आराम से ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग वी हैव अ न्यूमेरिकल कि अगर मुझसे कहा जाए कि ये फोटॉन्स जिनकी एनर्जी है 1.53 इंटू 10 पावर माइनस 19 वोल्ट, सॉरी 19 जूल, आर इंसिडेंट ऑन अ फोटो डायोड,
ठीक है, विच हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 0.65 एम्पियर पर वॉट। नाउ मुझे पता है कि R जो है मेरा वो क्या है। अभी मैंने ये R थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, तो आप डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन करना। दैट R इज़ नॉट normal R, it is the script form that is denoted by, that is the representation of the responsivity, right? So that R is basically what? That R is 0.65 ampere per watt. Now if the optical power level is 10 watt, that means PIN है ना, 10 watt है, तो आपको फोटो करंट की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कि R कितना होता है ना, that R is basically what? That R is IP over H या PIN है ना, PIN। ना अगर मुझे IP निकालना है तो मुझे फोटो करंट निकालनी है ना, ये मुझे निकालना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे गिवन है, तो अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द IP, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट IP यानी फोटो करंट इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी R इनटू PIN। Now responsivity is what? Responsivity is given as 0.65 ampere per watt into PIN is what? It's 10 watt. ठीक है। Now if you multiply this is in ampere into watt and this is per into watt, तो ampere per watt से watt कट जाएगा, बचेगा क्या? ampere, है ना। That means this is what? This is 6.5। यहाँ पर सॉरी, this is in microwatt, 10 watt पावर तो बहुत हो गई, तो 10 microwatt, that means the current is in microampere and that is 6.5 microampere. So this photo current generated in this particular case, in this particular scenario, that is equals to what? That is 6.5 microampere. क्लियर हो गया बच्चों? जल्दी से बताओ। क्लियर है भाई? सुन पा रहे हो मुझे आप लोग? तो ये न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मेरा, अच्छा मैंने एनिमेशन डाले हैं, ओके ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि दिस R इक्वल्स टू IP डिवाइड बाई PIN। इसको मैं IP की वैल्यू निकाल सकता हूँ, दैट इज R डिवाइड बाई R इंटू, सॉरी इट्स R इंटू PIN, R इंटू PIN, राइट। तो हम यहाँ पर आराम से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं एंड वी हैव कैलकुलेटेड लाइक 6.5 माइक्रो एम्पियर, दैट विल बी आंसर, राइट। क्वेश्चन नेक्स्ट, द नेक्स्ट टॉपिक इज एवलांच फोटोडायोड। एवलांच फोटोडायोड थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्मल PIN फोटोडायोड से, और थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना। हम बेसिकली क्या चाहते हैं, हम अल्टीमेटली अभी हमने लास्ट में देखा कि हमारी एफिशिएंसी और स्पीड के बीच में एक ट्रेड ऑफ बनाना पड़ेगा मुझे, कि अगर मैं रिस्पॉन्स टाइम कम करना चाहूँगा तो ऑटोमेटिकली उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, स्पीड बढ़ाना चाहूँगा तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, या अगर मैं एफिशिएंसी बढ़ाना चाहूँगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा ना। अगर मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे कि मेरा रिस्पॉन्स टाइम भी बढ़ जाए, कुछ हद तक बढ़ जाए, और डिप्लीशन लेयर बढ़ाने के साथ साथ मेरे को उस पूरे अरेंजमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी, भले चाहे वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में हो। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। मैं वहाँ से एवलांच फोटोडायोड को एक तरीके से इवॉल्व कर पाया कि कैसे मैं एवलांच फोटोडायोड के थ्रू इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा, मतलब चाहे 1% या 5% इंक्रीमेंट हो, बट दे बोथ इंक्रीमेंट टुगेदर, ठीक है, रिस्पॉन्स स्पीड एज वेल एज द एफिशिएंसी, क्वांटम एफिशिएंसी। तो आप देख सकते हो ये मेरा स्ट्रक्चर है, दैट इज P प्लस इंटू आई एंड बिफोर, अभी मैंने क्या बोला था, PIN फोटोडायोड में मैंने क्या बोला था, यहाँ पर मैं N लगा रहा था, बट टू मेक इट PIN what I am assuming it that PIPN, so P plus that is highly doped P material है ना, होल्स की ज़्यादा डोपिंग है, आई इंट्रिंसिक रीजन है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर N आना चाहिए था, लेकिन मैंने एक दूसरा P बनाया है जिससे कि यहाँ पर डिप्लीशन लेयर इस फॉर्मेशन में भी क्रिएट हो पाए और वो ओवरऑल डिप्लीशन लेयर की तरह काम कर पाए, ठीक है। तो आप देखो मैंने डिप्लीशन लेयर की विड्थ को बढ़ाया जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो उस रीजन में और ज़्यादा से ज़्यादा कैरियर पेयर्स यानी इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हो। हाई फील्ड रीजन मुझे बनाना है। हाई फील्ड रीजन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा
कि किसी भी तरीके से मैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को इतनी एनर्जी दे पाऊँ जिससे कि वो उस डिप्लीशन लेयर को ईजिली क्रॉस कर पाए, यानी फोटॉन्स के पास इतनी एनर्जी हो या फोटॉन्स की एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इतनी जल्दी एब्जॉर्ब कर लें जिससे कि वो उस डिप्लीशन लेयर को क्रॉस कर पाए। ठीक, ये मेरा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। तो मैंने देखो इसको अगेन रिवर्स बायस में काम कराना है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई दी है और यहाँ पर मैंने पॉजिटिव सप्लाई दी है। ठीक, अब यहाँ पर फोटोन इंसिडेंट होंगे तो दिस PM दिस विल बी दी डिप्लीशन लेयर। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स रहेंगे, जनरेट होंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वहीं जनरेट होंगे और इस रीजन को ही मैं क्या बोलूँगा, गेन रीजन बोलूँगा, बिकॉज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर्स आर जनरेटेड इन दिस रीजन। इस रीजन में जनरेट करके इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स को मैं क्या फ़ायदा, उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे फ़ायदा ये बोल सकते हैं हम। पहले तो ये देखो कि मेरे को एक अमाउंट से ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जिससे कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स को एक्साइट कर पाऊँ जिससे कि वो आगे डिप्लीशन लेयर को क्रॉस कर पाए। ये जो प्रोसेस है ना, देयर इज अ हाई फील्ड रीजन इन विच holes and electrons can acquire sufficient energy to excite new electron hole pairs. Now see, बहुत ही सिंपल से फंडामेंटल है। एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ एक फोटोन से। ठीक है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी थी कंपैरेटिवली लार्ज। ठीक, P और N पर मैंने यहाँ पर ये और ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी लगा रखी है। जब एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से उसने कुछ एनर्जी अटेन करी और वो उसने अपना मूवमेंट चालू करा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स मूव करेंगे विद इन द लैटिस, विद इन द स्ट्रक्चर, विद इन द मटेरियल, विद इन द डिप्लीशन रीजन या एब्जॉर्प्शन रीजन। अब क्या हुआ, फोटॉन्स कंटिन्यूसली आए जा रहे हैं। ठीक है, जब चूंकि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा लगाई है तो उस काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में होगा क्या कि वो जो एक फोटॉन थे वेलोसिटी से करेंगे तो क्या होगा, बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करेंगे तो देयर में भी चांसेस कि वो एक ऐसी जगह पर टकराएं जहां पर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन हो और उस टकराने की वजह से उनके कोलिजन की वजह से क्या होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी एक अपनी नॉर्मल स्टेट से ज़्यादा एनर्जी ऑक्यूपाई कर लेगा, मतलब वो उसको रिलीज कर देगा, है ना। दूसरे इलेक्ट्रॉन होल पेयर को एक्साइट कर देगा। अपनी पोजीशन से अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव करा, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन और होल पेयर दो जनरेट कर दिए। तो कंटिन्यूसली फोटॉन्स मेरे उस रीजन में पड़े जा रहे हैं, मतलब नए इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं, नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हो रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में उन इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स को एक वेलोसिटी मिलती जा रही है और उस वेलोसिटी के मूवमेंट की वजह से वो फर्दर दूसरे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स को एक्साइट कर रहे हैं। और इस रीजन से क्या हुआ, ये बेसिकली क्या है, इम्पैक्ट हुआ इलेक्ट्रॉन्स का या होल्स का दूसरे आयन्स पे और उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्पैक्ट आयनाइजेशन। ठीक है, और अगर एक रीजन, एक लिमिट से ज़्यादा मेरे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गए, तो अगर एक रीजन में सपोज यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ये डिप्लीशन लेयर है, क्रॉस करनी है ना, इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक, अब अगर इस रीजन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गए ऑटोमेटिकली, है ना, पूरे इसमें, तो अभी मैं क्या बोला था कि विदाउट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे या कैसे होल्स फ्लो होंगे, है ना, नहीं होंगे फ्लो। लेकिन अगर यहाँ पर इम्पैक्ट आयोनाइजेशन की वजह से प्लस कंटिन्यूसली फोटॉन्स के एब्जॉर्प्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं, तो वो पूरी डिप्लीशन लेयर में हो रहे हैं। उस पूरी डिप्लीशन लेयर में एक इलेक्ट्रॉन की लेयर काइंड ऑफ क्रिएट हो जाएगी और वहाँ से इलेक्ट्रॉन अपना आराम से मूव कर सकते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस विच इज़ नोन एज एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, बेसिकली अगर मैं एक लिमिट से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, ठीक, बहुत सारे मेरे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाए, रिवर्स करंट, एक शार्पली इंक्रीमेंट करंट मेरे उस जंक्शन के अक्रॉस फ्लो होने लगे, तो उस डायोड का रिवर्स डायरेक्शन में मेरा ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली रिवर्स ब्रेकडाउन जो है ये एवलांच ब्रेकडाउन कंसीडर किया जाता है। एंड द फिनोमेना बाय विच दिस एवलांच ब्रेकडाउन हैपन्स इन द डायोड इज द इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। इम्पैक्ट आयोनाइजेशन में क्या होता है, एक फोटॉन
ने एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करे और विद इन द प्रेजेंस ऑफ द हाई इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द मटीरियल, उस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से मटीरियल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए थे उन्होंने वो एक्साइट हो गए या वो एक हाई वेलोसिटी से मूव करने लगे विद इन द रीजन। उन हाई वेलोसिटी की वजह से देयर मे बी चांसेस कि वो किसी नॉर्मल इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन में एक इलेक्ट्रॉन या होल से टकराए और वो एक फर्दर इलेक्ट्रॉन होल पेयर को एक्साइट करें, यानी उस इम्पैक्ट ने, इलेक्ट्रॉन होल पेयर के इम्पैक्ट ने दूसरे आयन्स को एनर्जाइज करके एक्साइट करा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर को एक्साइट करा। दैट प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज इम्पैक्ट आयोनाइजेशन, और इस इम्पैक्ट आयोनाइजेशन की वजह से ही डिवाइस के अंदर एवलांच ब्रेकडाउन होता है। नाउ अगर मैं इस रीजन में देखूं तो सपोज इतनी फील्ड मेरे को चाहिए, है ना, एक फोटोन को एब्जॉर्व करने के लिए, फोटोन एब्जॉर्व करके इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करने के लिए, या उस इतनी फील्ड चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को इतना एक्साइट करने के लिए कि वो इम्पैक्ट आयोनाइजेशन अचीव कर पाए। तो ये जो एक्स्ट्रा फील्ड है ना इस रीजन में, तो इस रीजन में ये जो एक्स्ट्रा फील्ड आ रही है लगभग इस रीजन में है ना, इस रीजन में आप देख सकते हो लगभग जस्ट बिफोर एंड अबव दी NNP जंक्शंस, ठीक है। ये जो लेयर है इस रीजन में मेरे को क्या मिल रहा है, इस रीजन में मेरे को हाई इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, और इस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, उस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मेरा इम्पैक्ट आयोनाइजेशन अचीव होगा। तो इस रीजन से आगे का जो भी रीजन है वो बोला जाएगा इम्पैक्ट आयोनाइजेशन के लिए मिनिमम फील्ड की रिक्वायरमेंट, ठीक है। मिनिमम फील्ड फॉर इम्पैक्ट आयोनाइजेशन, तो ये इतनी फील्ड चाहिए मेरे को, इसके ऊपर जितनी भी फील्ड होगी वो सारी की सारी आयोनाइजेशन, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन फिनोमेना को जनरेट करेंगे, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद कैरियर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, अगर मतलब सपोज एक कैरियर से मेरे 10⁴ मतलब 10,000 है ना, 10,000 मेरे कैरियर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब एक कैरियर से, एक फोटोन इलेक्ट्रॉन पेयर से 10,000 इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं किसी डिफेक्ट फ्री मटेरियल के अंदर। तो ये एक ये फिनोमेना बेसिकली मतलब मुझे अचीव करना है एवलांच ब्रेकडाउन को अचीव करने के लिए लगभग 1 से 10,000 आयन्स तक या जनरेट हो पाए मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस रीजन से मेरे को, इस रीजन से बेसिकली कि एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर से उसके एक्साइटमेंट से मैं इम्पैक्ट आयोनाइजेशन को अचीव कर पा रहा हूँ और लगभग 1 से 10,000 फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर पा रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर मेरा गेन बहुत ज़्यादा हो गया। तो इस फैक्टर की वजह से मैं हाई गेन को अचीव कर सकता हूँ विद इन द डिवाइस, ठीक। उसके बाद अगर मैं इन डिवाइसेस को देखूं तो ये डिवाइस मेरी हाई स्पीड डिवाइसेस होंगी, है ना, और ये फुल डिप्लीशन चाहेंगे इन एब्जॉर्प्शन रीजन में, ठीक है। जो भी एब्जॉर्प्शन रीजन है मेरा, जहाँ पर मैं इम्पैक्ट आयोनाइजेशन को अचीव कर पा रहा हूँ या जहाँ पर मैं अपने फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर पा रहा हूँ, उस रीजन में ये डिवाइस हाईली स्पीड ऑक्यूपाई करेंगी। When the carriers are generated in undepleted material, किसी ऐसे रीजन में जहाँ पर जो डिप्लीशन रीजन नहीं है वहाँ पर अगर जनरेट होते हैं तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स का कलेक्शन होगा डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, है ना। अगर एक डिप्लीशन रीजन है तो डिप्लीशन रीजन में क्या है, मेरे पास आयन्स ऑलरेडी अवेलेबल है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ऑलरेडी अवेलेबल है, उनको एक्साइट करना है, वो अपना फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स की तरह मूव करने लगेंगे। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे डिप्लीशन रीजन के अलावा भी लाइट तो पड़ी रही है सब जगह, तो अगर किसी नॉन डिप्लीटेड या अनडिप्लीटेड रीजन में पड़ते हैं मेरे फोटॉन्स, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, चूँकि हाई एनर्जी का फोटॉन मेरा पड़ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हाई एनर्जी की फोटॉन्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे वो स्लोली धीरे धीरे डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू कलेक्ट होंगे उस मटेरियल के आसपास, है ना। मतलब वहाँ पर वो डिप्लीशन लेयर के बाहर जो भी अनडिप्लीटेड रीजन है उस रीजन में वो स्लोली डिफ्यूजन प्रोसेस थ्रू कलेक्ट होंगे।
Now this has the effect of producing a long diffusion tail. धीरे धीरे अगर नॉन डिफ्यूजन या अनडिप्लीटेड रीजन के अंदर वो जनरेट हो रहे हैं तो एक लॉन्ग डिफ्यूजन टेल मेरी क्रिएट होगी, ठीक है। और उसकी वजह से अगर की बात करूं, डिप्लॉइंग हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग 10 की पावर 4 वोल्ट पर मीटर अगर मैं फील्ड लगाता हूं तो वहां पर मेरे कैरियर जो है वो ड्रिफ्ट करेंगे, मूव करेंगे सैचुरेशन लिमिटेड वेलोसिटी से, ठीक है। एक लिमिट से ज़्यादा उसकी वेलोसिटी अचीव नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब मैं इन किसी भी केस की बात करूं तो मेरा जो रिस्पॉन्स टाइम है, दैट रिस्पॉन्स टाइम विल बी लिमिटेड बाय दीज 3 फैक्टर्स, कि किस फैक्टर के थ्रू मेरा अपना रिस्पॉन्स टाइम चेंज हो सकता है, एंड दैट इज बेसिकली द ट्रांसिट टाइम, है ना, द ट्रांसिट टाइम ऑफ द कैरियर अक्रॉस द एब्जॉर्प्शन रीजन, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि उसका ट्रांसिट टाइम कितना है अक्रॉस द कैरियर, उसका ट्रांसिट टाइम कितना है, ठीक है। इस पर डिपेंड करेगा एब्जॉर्प्शन रीजन में, यानी उसकी डिप्लीशन विड्थ कितनी है बेसिकली, ठीक। दूसरा रीजन मैं ला सकता हूँ कि अगर मेरा एवलांच मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस हो रही है तो कितना टाइम लग रहा है, मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने फोटॉन्स इंसर्ट करना चालू करा उसके बाद से एवलांच मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम में शुरू हुआ, ठीक है। और तीसरी चीज़ है वो है आरसी टाइम कांस्टेंट, यानी अगर मैं अपने स्ट्रक्चर को देखूं तो मैंने अपने स्ट्रक्चर को कहीं ना कोई सिलिकॉन डाइऑक्साइड या इंसुलेटर मटेरियल के थ्रू सेव करा होगा, जिससे कि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड उसी रीजन में मेंटेन हो जिस रीजन में मैं चाहता हूँ। तो उस इंसुलेटिंग मटेरियल की वजह से उसके ऊपर मैंने लगा रखा है एक मटेरियल, तो वो इंसुलेटर के बीच में क्या है, कैपेसिटेंस इंट्रोड्यूस होगा, या दूसरे इलेक्ट्रॉन दूसरे मटेरियल, और सपोज एक मटेरियल एन है एक मटेरियल पी है, मैं एन पर मेटल लगा करके उस पर हाई वोल्टेज दे रहा हूँ, है ना, रिवर्स या फॉरवर्ड कोई भी वोल्टेज हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में मुझे ये पता लगेगा कि बेसिकली मैं किस तरीके से अपने क्या कह सकते हैं, एक तरीके से एक वो प्लेट की तरह काम करेगा, क्योंकि उस पूरी रीजन पे, उस पूरे एन या पी जो भी मटेरियल है उस पर मैंने डायरेक्टली इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर रखा है, मेटल कांटेक्ट लगा रखा है, तो वो मेटल कांटेक्ट यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स उधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो ऑटोमेटिकली वो एक मेटल कांटेक्ट की तरह काम करेगी, और उस मेटल कांटेक्ट के नीचे चूंकि चार्ज नहीं है तो एब्सेंस ऑफ चार्ज की प्रेजेंस, एब्सेंस ऑफ चार्ज की वजह से क्या होगा, एक कैपेसिटेंस क्रिएट होगा, तो जंक्शन कैपेसिटेंस डायोड का, पी एन एन डायोड या पी आई एन डायोड या एन पी आई पी डायोड, ठीक है, कोई भी, चाहे एवलांच फोटो डायोड हो, चाहे पी आई एन फोटो डायोड, सिंपल नॉर्मल फोटो डायोड हो, उसके अक्रॉस जो भी मेरा जंक्शन कैपेसिटेंस है और उसके अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस है, अगर मैं उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से डिनोट कर पाऊँ मैथमेटिकली सर्किट को इवॉल्व करने के लिए, तो ऐसे केस में उस टाइम कांस्टेंट पर भी ये चीज़ डिपेंड करेगी। लो गेन अगर मुझे अचीव करना है, मतलब मैं उस एम्पलीफिकेशन यानी जो मैंने अभी इमेज में मिनिमम फील्ड रिक्वायर्ड फॉर इम्पैक्ट आयोनाइजेशन के बाद वाली चीज़ मेंशन करी थी, वो हाई गेन वाला था ना, जो स्पाइक आ रही थी, ये जो स्पाइक आ रहा था तो जैसे करके एंड देन दिस, तो एक रीजन के बाद ये जो स्पाइक था, ये स्पाइक मेरा था हाई गेन वाला रीजन, ठीक। तो अगर मैं लो गेन मैं देखना चाहता हूँ तो लो गेन, एट लो गेन, अगर लो गेन यानी इस रीजन में या फिर इस रीजन में, ठीक है, द टाइम, ये जो ट्रांसिट टाइम है, कितना टाइम लग रहा है बेसिकली मेरे को यहाँ से वहाँ तक पूरे इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करने में, एंड आर सी उस टाइम कांस्टेंट, है ना, ये कौन डोमिनेट करता है, ये डोमिनेट करता है रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है, और कांस्टेंट बैंडविड्थ, उस डिवाइस की पर्टिकुलरली कांस्टेंट बैंडविड्थ होगी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर मैं हाई गेन की बात करता हूँ तो हाई गेन में मुझे पता है एवलांच जो है यानी इम्पैक्ट आयोनाइजेशन की वजह से एवलांच ब्रेकडाउन होता है, तो उस ब्रेकडाउन से जस्ट पहले एवलांच बिल्डअप होता है, और वो बिल्डअप टाइम जो है वो डोमिनेट करेगा, उसकी वजह से मेरी डिवाइस की बैंडविड्थ डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बैंडविड्थ और ये जो बिल्डअप टाइम है, ट्रांसिट टाइम है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। तो बैंडविड्थ डिक्रीज होगी क्योंकि मेरा टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलेटली जैसे जैसे मैं गेन बढ़ाऊंगा वैसे वैसे इसकी बैंडविड्थ डिक्रीज होगी। दैट मीन्स मैं सिंपल से एक चीज़ ये भी देख सकता हूँ कि अगर मैं एक एवलांच फोटोडायोड ऑपरेशन को डिस्टिंग्विश करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरे को कांस्टेंट गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट मिले। अब गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट मुझे ये पता है कि गेन अगर बढ़ेगा तो बैंडविड्थ कम होगी, और बैंडविड्थ बढ़ेगा तो गेन बैंडविड्थ बढ़ेगी तो गेन कम होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में मैं ये देखना चाहूँगा कि अगर देखो बैंडविड्थ मेरी डिक्रीज हो रही है, अगर मैं ट्रांसिट टाइम इंक्रीज कर रहा हूँ,
तो कुल मिलाकर के मैं टाइम को इंक्रीज करके बैंडविड्थ अगर डिक्रीज कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरा गेन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, विद इंक्रीजिंग गेन। तो ओवरऑल गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट ये कांस्टेंट है और उस हाई गेन रीजन में एवलांच मेरा कांस्टेंट। मेरी पी रीजन बनाया था, है ना, ये तो ये मेरा एन था, ये पी था, ये आई था और ये पी प्लस था। दिस इज पी प्लस, दिस इज आई, दिस इज एन पी, दिस इज एन, ठीक है। तो इस पी प्लस रीजन की तरफ से अगर मैं फोटोन लाइट को एंटर करता हूँ, मैं लाइट को इधर से एंटर कर रहा था, है ना, क्यों, क्योंकि इस रीजन में मेरे को एवलांच गेन मिल रहा था। अब अगर मैं इधर से एंटर करना चाहूँ लाइट को, ठीक है, तो क्या होगा, तो अगर मैं लाइट को इधर से एंटर करता हूँ तो पी प्लस रीजन की तरफ से एंटर करता हूँ, तो ये जो लाइट है ये एब्जॉर्ब हो जाती है इंट्रिंसिक रीजन में, और उस इंट्रिंसिक रीजन में यानी इस रीजन में ही मेरी लाइट सारी की सारी मतलब मोस्टली एब्जॉर्ब हो जाएगी, और ये एक कलेक्शन रीजन की तरह काम करेगा। किसके लिए, फोटो जनरेटेड कैरियर्स के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो फोटोन से रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे केस में अगर मैं फोटॉन्स को देखूं तो फोटोन ने अपनी सारी एनर्जी किसे दे दी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर को क्रिएट करने में लगा दी, है ना, और ये सेपरेटेड बाय इस इलेक्ट्रिक फील्ड, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये सेपरेट हो गए। तो ऐसे केस में जो फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट करेंगे इंट्रिंसिक रीजन की तरफ इन द पी एन प्लस जंक्शन, ठीक है, इस जंक्शन की तरफ वो ड्रिफ्ट करेंगे। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ जनरेट हुआ तो ऑटोमेटिकली दे विल मूव टू दिस जंक्शन, इस जंक्शन एन पी प्लस की तरफ मूव करेंगे, है ना, जहां पर क्योंकि इधर साइड में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल इधर था पॉजिटिव, इधर था नेगेटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ ज़्यादा है क्योंकि ये यहाँ पर हाईली कॉन्सेंट्रेशन है, तो चार्ज इधर ज़्यादा होंगे, इधर कम होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ फ्लो होगी, तो उधर की तरफ वो मूव करेंगे। इन दिस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड द कैरियर मल्टीप्लिकेशन टेक्स प्लेस। तो इस से क्या मेरा मूव करना चाहेंगे, और जब इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहां पर इम्पैक्ट आयनाइजेशन की वजह से कैरियर का मल्टीप्लिकेशन होगा। एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएटेड बाय अ कैरियर पर यूनिट डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन रेट, है ना। आयोनाइजेशन रेट मुझे अगर निकालना है, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन रेट मुझे निकालना है, तो कितने एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए, क्रिएट हुए एक कैरियर से पर यूनिट डिस्टेंस, हर यूनिट डिस्टेंस के ट्रैवल करने के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन रेट बोलते हैं। और इसको आयोनाइजेशन रेट अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग हो सकते हैं। सपोज आयोनाइजेशन रेट है अल्फा इलेक्ट्रॉन का और होल के लिए है बीटा। लॉजिकली क्या है, लॉजिकली अगर मैं एक डिवाइस के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल की कॉन्सेंट्रेशन सेम रखता हूँ तो दोनों आयोनाइजेशन रेट्स इलेक्ट्रॉन के लिए और होल के लिए सेम होने चाहिए, बट देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि किसी पर्टिकुलर मटेरियल की डोपिंग अलग अलग है। तो अगर उसके अंदर हाईली डोप्ड है इलेक्ट्रॉन तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जनरेट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन का आयोनाइजेशन रेट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू होल आयोनाइजेशन रेट। तो ऐसे केस में मैंने इन दोनों चीज़ों को अलग अलग पैरामीटर्स अल्फा और बीटा से डिनोट करा है, ताकि मैं वहाँ पर एक डिफरेंशिएशन क्रिएट कर पाऊँ बेसिकली कि किस तरीके से ये जनरेट हो रहे हैं। एक्सपेरिमेंटली ये जो वैल्यू है अल्फा और बीटा की, है ना, मैंने इस फिगर के थ्रू, अच्छा फिगर मैंने इंक्लूड नहीं करी है, ये फिगर एक्चुअल में थोड़ी सी फिगर मैंने इंक्लूड नहीं करी है। एनीवेज फिगर के थ्रू आप देख सकते हो कि कई सारे मटेरियल के लिए इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आयोनाइजेशन रेट है, वो हर एक मटेरियल का अलग अलग है, ठीक है। ये आप ये जो फिगर है, ये फिगर आप रेफर कर सकते हो, ये कीजर बुक है, उसमें ऑप्टिकल कम्युनिकेशन की, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की गर्ड कीजर एक बुक है ना, बाय गर्ड कीजर। उसके 5th एडिशन में मैंने पेज नंबर 252 पे फिगर नंबर है 6.6, ठीक है, ये फिगर रेफर करी है मैंने, ठीक। ये आप ध्यान रखना, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की बुक है बाय गर्ड कीजर, ठीक है। ये आपका TMH है ना, मैग्रो हिल पब्लिकेशंस की बुक है, उसमें आप देख सकते हो ये फिगर, ठीक। तो इसमें मैंने
बीटा और अल्फा हर एक डिवाइस का अलग अलग हो सकता है। अगर मैं 2 डिफरेंट आयोनाइजेशन रेट्स की बात करता हूँ तो फोटो डिटेक्टर की परफॉर्मेंस दो अलग अलग मटेरियल के लिए बेसिकली, ठीक है। एवलांच फोटो डायोड अगर सेम मटेरियल के हैं तो इम्पैक्ट आयनाइजेशन लो नॉइज और लार्ज गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट को डोमिनेट करेगा, एग्जिबिट करेगा। और अगर अलग अलग मटेरियल के हैं तो वहाँ पर चेंज होगा। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, कि कैरियर मल्टीप्लिकेशन मतलब एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ और उस इलेक्ट्रॉन होल पेयर ने कितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट करे, दैट इज गिवन बाय द फैक्टर एम, कैपिटल एम। तो ये फोटो डायोड का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है कैपिटल एम, इसको हम डिफाइन करते हैं आई एम ओवर आई पी। अब आई एम क्या है? आई एम और आई पी ऑब्वियसली ये दोनों करंट्स हैं। कौन कौन सी करंट्स हैं? आई एम इज द टोटल मल्टीप्लाइड आउटपुट करंट। आई एम इज द टोटल मल्टीप्लाइड आउटपुट करंट, ये इसकी एवरेज वैल्यू है। क्योंकि एवरेज सेंस में हम बात करते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि इंस्टेंटली फोटोन की इंटेंसिटी कभी कम कभी ज़्यादा चेंज भी हो सकती है। ऐसे केस में मुझे एवरेज वैल्यू लेना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। और आई पी मेरी क्या है? आई पी इज द प्राइमरी अनमल्टीप्लाइड फोटो करंट। तो है दोनों फोटो करंट, ठीक है। एक अनमल्टीप्लाइड है, मतलब इनिशियली जब मैं कितनी करंट दे रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद मेरे को आउटपुट पर कितनी करंट मिल रही है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन का रेशियो देख सकते हैं आप। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर सिंपल, ठीक है, तो वहां से मैंने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाल लिया। एनालॉगस टू द स्पिन फोटोडायोड, द परफॉर्मेंस ऑफ द एपीडी इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स रिस्पॉन्सिविटी, ठीक है। तो एवलांच फोटोडायोड के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम सीधे सीधे उसकी पी आई एन फोटोडायोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं एम यानी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आप देखो लास्ट टाइम हमने क्या लिया था? एन क्यू डिवाइड बाई एच भी लिया था, दैट इज द आर फॉर सिंपल पी आई एन फोटोडायोड। बट उसमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नहीं हो रहा था, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन की वजह से मल्टीप्लिकेशन अचीव नहीं हो रहा था। लेकिन इस एवलांच फोटोडायोड में मेरा मल्टीप्लिकेशन अचीव हो रहा है, एम अचीव हो रहा है। तो एक्चुअल में दिस आर, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पिन फोटोडायोड मल्टीप्लाई विद एम, ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा एपीडी का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा। और इस आर को, ये वाला जो आर है, इस आर को या तो आप बोल दो यूनिटी गेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, या तो आप बोल दो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नॉर्मल पी आई एन फोटोडायोड वेयर इम्पैक्ट आयोनाइजेशन डज नॉट हैपन, ठीक। अब इसके बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, मुझे फटाफट से इसका आंसर देना है कि अगर एक सिलिकॉन एवलांच फोटोडायोड मैंने लिया जिसकी क्वांटम एनर्जी कितनी है ना, बीटा इक्वल्स टू कितना है? 65% है, ठीक। नैनोमीटर 900 नैनोमीटर की वेवलेंथ है, यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 900 नैनोमीटर, 900 नैनोमीटर। 0.5 वॉट माइक्रो वॉट की ऑप्टिकल पावर है, मतलब पी आई एन कितना है? 0.5 माइक्रो वॉट, ठीक है। और उसकी मल्टीप्लाइड करंट कितनी है? और मल्टीप्लाइड फोटो करंट ये आपकी है 10 माइक्रो एम्पियर, 10 माइक्रो एम्पियर की अनमल्टीप्लाइड फोटो करंट है ना। तो ये आपका, सॉरी अनमल्टीप्लाइड नहीं मल्टीप्लाइड, आई एम की वैल्यू दे रखी है आपकी 10 माइक्रो एम्पियर। आपको क्या निकालना है? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एम निकालना है। नाउ सी, अगर आप इस फॉर्मूले में देखो तो आई एम की वैल्यू कितनी है? आई एम डिवाइड बाई आई पी, है ना। अब आई एम तो आपको गिवन है, आई पी अनमल्टीप्लाइड फोटो करंट ये आपको गिवन नहीं है। ये गिवन नहीं है, लेकिन आपको इनपुट पावर गिवन है और एफिशिएंसी गिवन है। तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आईपी। कैसे निकालेंगे? दिस इज बेसिकली, आईपी की वैल्यू कितनी होती है? आईपी की वैल्यू होती है आर इंटू पी आई एन, रेस्पॉन्सिबिलिटी इंटू पी आई एन। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी वैल्यू क्या? इसके बराबर है, ठीक है, पी आई एन। और चूंकि मुझे v गिवन नहीं है, वेलोसिटी गिवन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? सीधे सीधे c बाई लैम्डा निकाल लूंगा। तो लैम्डा मुझे गिवन है, c मुझे पता है, h कांस्टेंट है ही, n ये बेसिकली ईटा है, इट्स नॉट n। ईटा मुझे पता है, q मुझे पता है, तो आई कैन सिंपली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ip, ठीक है। ip क्या आ जाएगा? ip इज ईटा, दैट इज 0.65
into Q, that is 1.6 into 10 power minus 19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, into लैम्डा कितना है, लैम्डा है मेरा 900, लैम्डा है मेरा 900 into 10 power minus 9 है ना, 900 नैनोमीटर, डिवाइड बाई कितना h कितना होता है 6.625 into 10 power minus 30 जूल into सेकेंड, that is 3 PIN है। तो PIN कितना है मेरा 0.5 into 10 power minus 6। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये मेरी IP की वैल्यू आ जाएगी। मुझे फटाफट से बताओ सॉल्व करके कि इसकी IP की वैल्यू कितनी आई। ठीक है, देखो 0.65 into 1.6 into 900 into 0.5 equals to divide by 6.625 divide by 3। ठीक है, तो ये आया 23, ये आया 23 पॉइंट, कितना आया था 23.54, 23.54। ठीक है, 19 9 और 6 15 है ना, 15 और 19 34 से 34 सीधा ये कट गया, बचा क्या 10 पावर 8। तो 10 पावर 8 मतलब ऊपर जाके 10 पावर माइनस 8, तो 10 पावर माइनस 8 एम्पियर करंट मेरे को मिल जाएगी IP की। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ये मेरी I एम्पियर में करंट, तो आई कैन सिंपली कैलकुलेट इट एज कितना हो जाएगा 235 नैनो एम्पियर या 0.235 माइक्रो एम्पियर, ये मेरी करंट आ गई। ठीक है, ये आ गई मेरी IP की वैल्यू कितनी आ गई 0.235 माइक्रो एम्पियर। ना मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है M, और M की वैल्यू कितनी होती है, M की वैल्यू इतनी होती है M इक्वल्स टू IM डिवाइड बाई IP। IM कितनी मैंने रखा है 10 into 10 पावर माइनस 6 डिवाइड बाई 0.235 into 10 पावर माइनस 6, ये दोनों काट दो। ठीक है, तो 10 डिवाइड बाई 0.235, तो आप सीधे निकाल सकते हो 10 डिवाइड बाई 0.235। ठीक है, ये आ गया 42.55। ठीक है, तो दैट M मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज बेसिकली व्हाट, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज 42.55 ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 43। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना है 43, मतलब एक फोटोन अगर रिलीज हो रहा है तो वो लगभग उस एक फोटोन से अगर एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ तो उस इलेक्ट्रॉन होल पेयर के इम्पैक्ट आयोनाइजेशन की वजह से 43 मोर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हो रहे हैं इस प्रोसेस में। क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ बच्चों। यस सर। मैं आपको एक दूसरा